नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे बीएड सेकेंड सेमेस्टर का, ठीक है, स्टडी। और पहला आज हम लोग का सब्जेक्ट है फिजिकल साइंस, जिसपे से हम लोग को कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कि देखिए, मैं बेसिक से अभी नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं उसको पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से, फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ जो हम लोग को पढ़ना है फिजिकल साइंस में, वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि जो आज मैंने वीडियो बनाई है, पहले हो जाएंगे हमारे डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस और दूसरे जो हैं डॉक्टर सर सीवी रमन, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है दोनों, और दोनों से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, वनडे एग्जाम में भी पूछा जाता है, और अब हम लोग को पढ़ाना भी पड़ेगा, तो उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा डेट्स याद रखना और किसने क्या योगदान दिया उसको याद रखना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे, फिर आगे हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा दिया गया है कि प्रमुख भारतीय वैज्ञानिक एवं उनके योगदान, ठीक है। तो सबसे पहले है हमारे डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस। तो देखिए इंपॉर्टेंट है सारा, ठीक है, तो नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, खास तौर पे इनकी जो डेट्स हैं कि, ठीक है, कब किसने किस ईयर में क्या चीज करा। तो सबसे पहले स्टार्ट हो गया, मतलब स्टार्ट करते हैं। प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर जो जगदीश चंद्र बोस का जन्म हुआ था, तो जन्म याद, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, जन्म कब हुआ था? 30 नवंबर 1858 में हुआ था। कहां पर हुआ था? ये तो हमारा डेट हो गया। अब कहां पे हुआ था? पूर्वी बंगाल, जो कि अब बांग्लादेश है, ठीक है। फिर इसके बाद के मैनन जिले में हुआ था, रारी खार गांव में हुआ था, ठीक है। अब इनके जो इंपॉर्टेंट पिताजी का नाम क्या था? भगवान चंद्र बोस, और एक क्या थे? एक डिप्टी मजिस्ट्रेट थे, ठीक है। श्री जगदीश चंद्र बोस की प्राथमिक जो शिक्षा हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? गांव में हुई थी। उन्होंने सेंट जेवियर्स स्कूल में पढ़ने के बाद सेंट जेवियर कॉलेज के अध्ययन किया, और सन 1877 में उन्होंने भौतिक विज्ञान विषय के साथ कलकत्ता विश्वविद्यालय में बीए की उपाधि प्राप्त की, ठीक है। तो 1877 कहाँ पे? कलकत्ता विश्वविद्यालय किसकी उपाधि प्राप्त की? बीए की उपाधि प्राप्त की। उसी के बाद 1881 में वे उच्च शिक्षा के लिए कहाँ चले गए? इंग्लैंड चले गए। तो सारा देखिए एक कहानी के तरीके देखते रहिएगा कि 1877 में क्या हुआ कि भौतिक विज्ञान के विषय में उन्होंने बीए का उपाधि ग्रहण की। कहाँ से ग्रहण करी? कलकत्ता विश्वविद्यालय से। फिर इसके बाद 1881 में क्या करा? उच्च शिक्षा के लिए कहां चले गए? इंग्लैंड चले गए। फिर इसके बाद तथा लंदन विश्वविद्यालय से क्या करा? बीएससी की उपाधि प्राप्त की, ठीक है। तो याद रखिएगा, पहला इंपॉर्टेंट क्या हो गया? 1877, फिर इसके बाद 1881। फिर नेक्स्ट है 1885 में क्या हुआ? वो भारत वापस आए। कब आए? 1885 में भारत वापस आए। फिर प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर बन गए, ठीक है। तो शॉर्ट में पूछा जा सकता है कि ये प्रेसिडेंटी कॉलेज कलकत्ता के में भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर ये कब बने थे? तो कब बने थे? 1885 में ये बने थे। फिर इसके बाद है श्री जगदीश चंद्र बोस वनस्पति विज्ञान में पौधों में जीवन तथा भौतिक विज्ञान में विद्युत चुंबकीय तरंगों पर किए गए प्रयोगों एवं खोजों में से प्रसिद्ध हुए। यद्यपि मूल रूप से वे एक भौतिक वैज्ञानिक थे, परंतु उन्हें ख्याति वनस्पति शास्त्री के रूप में प्राप्त हुई, ठीक है। कैसे थे? भौतिक वैज्ञानिक थे, बट उनको पसंद क्या था, या पसंद ही मान सकते हैं कि वनस्पति विज्ञान शास्त्री के रूप में वे प्राप्त हुए। फिर इसके बाद सन 1895 है ये। सन 1895 में उन्होंने बेतार के तार का प्रदर्शन बंगाल के गवर्नर एवं जनता के सम्मुख किया। उन्होंने तार के संबंध के बिना 23 मीटर की दूरी पर विद्युत घंटी को बजाकर तथा पिस्तौल चलाकर विद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रवाह को प्रदर्शित किया। और यद्यपि प्रोफेसर बोस की यह खोज मार्कोनी की खोज से कहीं ज्यादा उन्नत थी, किंतु प्रोफेसर बोस ने उसका पेटेंट नहीं करवाया था, जबकि मार्कोनी ने अपनी खोज का पेटेंट करवाया था। इसी कारण मार्कोनी को बेतार के तार का अन्वेषक माना जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या दिया गया है? प्रोफेसर जगदीश चंद्र बोस ने
1885 से 1915 तक कलकत्ता विश्वविद्यालय में भौतिकी के प्रोफेसर के रूप में कार्य करा। सन 1900 में पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मुख पेड़ पौधे व अन्य जीवधारियों पर बाह्य स्रोतों के प्रभाव की समानता पर व्याख्यान दिया एवं से प्रदर्शन किया। डॉक्टर बोस ने अपने प्रयोगों से सिद्ध किया कि वो अन्य जीवों की तरह पेड़ पौधे भी थकान, निद्रा, विश्राम, दुख एवं से प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। अब देखिए, पेड़ पौधे से रिलेटेड या वन्य जीव से रिलेटेड आंसर आएगा या क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो अगर भारत में पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा किन्हें दिलचस्पी थी, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? प्रोफेसर जगदीश चंद्र बोस को थी। ठीक है, और इसी प्रकार इसमें दिया गया है कि इन पर प्रकाश, सर्दी और गर्मी एवं ध्वनि का प्रभाव होता था, अतः पेड़ पौधे भी अन्य जीवों की तरह संवेदनशील होते थे। ठीक है, फिर इसके बाद है प्रोफेसर बसु ने 1915 में वरिष्ठ प्रोफेसर के पद से सेवानिवृत्त हुए। समाज के सहयोग से उन्होंने 30 नवंबर 1917 को वस्तु विज्ञान मंदिर की स्थापना करी। इंपॉर्टेंट है सबसे पहले कि वस्तु विज्ञान मंदिर की स्थापना किसने करी, तो आंसर हो जाएगा प्रोफेसर जगदीश चंद्र बोस ने। कब करी? 30 नवंबर 1917 में। फिर है उन्होंने रिस्पॉन्स इन द लिविंग्स एंड नॉन लिविंग तथा द नर्वस मैकेनिज्म ऑफ प्लांट्स नामक दो प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी। 23 नवंबर सन 1937 को इस महान वैज्ञानिक का हृदयाघात के कारण देहावसान हो गया। ठीक है, तो कब इनकी डेथ हुई थी? 23 नवंबर सन 1937 में डेथ हुई थी। अब देखिए, दो इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं, उनको देख लीजिए। एक तो पहला दिया गया रिस्पॉन्स इन लिविंग्स एंड नॉन लिविंग तथा द नर्वस मैकेनिज्म्स ऑफ प्लांट्स। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं। किसने लिखी है? प्रोफेसर जगदीश चंद्र बोस ने लिखी है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सर सीवी रमन। ठीक है, तो सबसे पहले इनका नाम पूरा कि क्या नाम है इनका, तो इनका नाम है चंद्रशेखर वेंकट रमन। ठीक है, चंद्रशेखर वेंकट रमन। जन्म हुआ था 7 नवंबर सन 1888 को। कहाँ पे? तमिलनाडु के त्रिचिरापल्ली शहर में हुआ था। ठीक है, फिर इसके बाद ऐसे करके आप लोग लिख सकते हैं, पिता का नाम यहाँ पे हो जाएगा और ये माता का नाम हो जाएगा। तो चंद्रशेखर अय्यर एवं माता का नाम क्या था? पार्वती अम्मल। ठीक है, फिर इसके बाद उनके पिता विजयगपट्टम के वाल्टेयर्स कॉलेज में भौतिक शास्त्र के प्राध्यापक थे। रमन ने वाल्टेयर कॉलेज से इंटर परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की तथा विश्वविद्यालय में विशिष्ट स्थान प्राप्त किया। वाल्टेयर कॉलेज में भौतिक शास्त्र में उच्च अध्ययन की सुविधा न होने के कारण उन्होंने मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया तथा 19 वर्ष की उम्र में सन 1907 में भौतिक विज्ञान में एमए की परीक्षा विशेष योग्यता के साथ प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। ठीक है, फिर इसके बाद दिया गया है 19 वर्ष की अल्प आयु में सरकार ने उनको अर्थविज्ञान में उप महालेखा पाल डिप्टी अकाउंटेंट जनरल पद नियुक्त किया, परंतु इस विज्ञान में उनकी दिलचस्पी कम हुई थी और कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस के वे सदस्य बन गए। ठीक है, कहाँ पे बने थे? कलकत्ता, याद रखिएगा। और रमन के प्रारंभिक अनुसंधान का क्षेत्र कंपन एवं शब्द विज्ञान था। उन्होंने वीणा, मृदंग, तानपुरा और आदि वाद्य यंत्रों तथा वायलिन और पियानो आदि विदेशी यंत्रों के ध्वनिक गुणों की खोज कर मौलिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। ठीक है, और राजकीय सेवा में रहते हुए विज्ञान से हेतु पर्याप्त समय न मिलने के कारण से सन 1917 में रमन ने डाक तार विभाग के महालेखापाल के पद से त्यागपत्र दे दिया। ठीक है, अब उनको क्या हो रहा था कि उनको टाइम नहीं मिल रहा था, तो इन्होंने कहा अपना त्यागपत्र दे दिया। फिर इसके बाद तत्पश्चात
वे कलकत्ता विश्वविद्यालय में भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर बन गए। इस पद पर रहते हुए ही, अब देखिए जो रहते हुए ही इन्होंने क्या करा था वो देख लेते हैं, ने अपने विश्व प्रदेश जो इनका रमन प्रभाव है की खोज की इन्होंने सन 1928 में पूर्ण की। ठीक है, जो रमन प्रभाव की खोज इन्होंने सन 1928 में पूर्ण कर ली। फिर इसके बाद सन 1930 में रमन प्रभाव की खोज के लिए इनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, अब देखिए दो डेट याद रखिएगा कि रमन प्रभाव कब मतलब कि पूरा हो गया था, तो 1928 में पूरा हुआ था, और 1930 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। किसके लिए, रमन प्रभाव की खोज के लिए। फिर इसके बाद है, इस प्रभाव से उन्होंने सिद्ध किया कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरता है तो प्रकीर्णन के फलस्वरूप उसकी आवृत्ति में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, फिर आवृत्ति में होने वाले अति सूक्ष्म परिवर्तनों से माध्यम की आंतरिक अणु संरचना का पता लगाया जा सकता है। उसके अनुसंधान कार्यों के लिए विश्व के अनेक देशों द्वारा उनको सम्मानित एवं पुरस्कृत किया गया। कई देशों एवं विदेशी विश्वविद्यालयों द्वारा उन्हें मादक डॉक्टरेट की उपाधि भी प्रदान की गई। फिर है, सन 1949 में भारत सरकार ने उनको राष्ट्रीय प्राध्यापक नियुक्त किया तथा सन 1954 में उन्हें सर्वोच्च सम्मान, अब देखिए भारत रत्न सम्मान दिया गया था 1954 में। ठीक है, फिर इसके बाद है, वे शांति एवं जन कल्याण के कार्यों हेतु विज्ञान का प्रयोग उचित समझते थे। उनके इस वैज्ञानिक शांतिपूर्ण कार्यों द्वारा राष्ट्रों के मध्य मैत्री विकसित करने के उपलक्ष्य में सन 1958 में उन्हें लेनिन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो देखिए 3 पुरस्कार हो गए यहाँ पे। सबसे पहले कि यहाँ पे नोबेल प्राइज कब मिला था, तो 1930 में मिला था। फिर इसके बाद है, भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न कब मिला, तो 1954 में मिला। और फिर लास्ट है हमारा 1958 में इनको मिला था लेनिन शांति पुरस्कार। ठीक है, फिर है डॉक्टर रमन भारत में वैज्ञानिक अध्ययन एवं अनुसंधान की प्रगति हेतु सदैव प्रयासरत रहे। भारतीय विज्ञान अकादमी, रमन शोध संस्थान, आंध्र विश्वविद्यालय, विज्ञान से एवं तकनीकी महाविद्यालय और वॉलटियर्स आदि की स्थापना रमन के प्रयत्नों का ही एक परिणाम है। उन्होंने चुंबकीय शक्ति, अभी क्या क्या करा वो देखते हैं। चुंबकीय शक्ति, एक्सरे किरणें, पदार्थ की संरचना, वर्ण तथा ध्वनि पर महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अनुसंधान किए। 20 नवंबर 1970 में अपनी मृत्यु तक विज्ञान के खोज कार्य में वह लगातार व्यस्त रहे। उनके सम्मान से एवं रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये वनडे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि साइंस दिवस या राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो ये हमारे कुछ क्या सिद्ध ही हैं इस पे, तो और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और देखेंगे। तो सबसे पहला हमारे हो गए, एक तो सीवी रमन और दूसरे थे हमारे डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जा सकते हैं इससे। देखिए अब अगर आप लोगों को डीपली याद होगा तो एमसीक्यू क्वेश्चन से बहुत बड़ी बात नहीं है कि सॉल्व हो जाएंगे वो भी। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखिए ये टोटल जो हमारे भारतीय ये वैज्ञानिक है, टोटल 10 है। ठीक है, भारतीय वैज्ञानिक कंप्लीट होने के बाद जो हमारे विदेशी वैज्ञानिक है उनको भी हम लोग को पढ़ना है, और फिर इसके बाद जो हमारे फर्स्ट चैप्टर में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको देखना है। ठीक है, काफ़ी चीज़ें इसमें, अब देखिए कुछ चीज़ें पढ़ने वाली भी होती हैं, सारे सब्जेक्ट में होता है, कुछ चीज़ें पढ़ने वाली होती हैं, कुछ इग्नोर करने वाली होती हैं। सबसे बड़ी बात कि जो भी हम लोग पढ़ेंगे उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार क्या मतलब कि रिवीजन करने में आसानी होती है। ठीक है, तो बार बार उसी चैप्टर को पढ़ना फिर सही नहीं लगता है, कि जो भी हम लोग को एक ही बार में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको नोट डाउन करते चलिए। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में और देखेंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद।